हेलो बच्चों, कैसी चल रही है सभी की पढ़ाई। आई होप सभी अच्छे से मन लगा के पढ़ रहे होंगे। बच्चों, पिछले पार्ट के अंदर मैंने हाइट्स एंड डिस्टेंसेस स्टार्ट कर दिया था, है ना। तो आज उसकी सेकंड क्लास है। आज की क्लास के अंदर क्या करेंगे अभी मैं बताता हूँ। सबसे पहले टेलीग्राम चैनल जिसने अभी तक ज्वाइन नहीं किया, पहली बार हमारी वीडियो को देख रहा है, टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर दो, क्योंकि बच्चों मैं वहाँ पर अभी इसके कुछ क्वेश्चंस डालने वाला हूँ हाइट्स एंड डिस्टेंसेस के, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सेलेक्टिव क्वेश्चंस है, वो अलग अलग किताबों से प्रीवियस ईयर के आए हुए सारे के सारे कंपाइल करके एक वर्कशीट में हमने डाल दिए हैं। बेस्ट वर्कशीट वो रहेगी, ठीक है बच्चों। एनसीईआरटी करना है, एग्जाम्पलर के क्वेश्चंस को करना है, या जिस भी किताब से तुम लोग प्रैक्टिस करोगे उसके बाद उस शीट को जरूर करना है। वो उससे फिर एक कंप्लीट तैयारी तुम लोगों की हो जाएगी। और आज की क्लास के अंदर हम लोग एक्सरसाइज 9.1 को कंप्लीट कर लेंगे। पिछले पार्ट में मैंने बेसिक समझा दिया था। बेसिक्स जिस बच्चे ने नहीं देखा अब तक और अपने इस चैप्टर को बिल्कुल स्ट्रॉन्ग बनाना चाहता है, तो एक बार बेसिक वाली वीडियो जरूर देख के आओ, क्योंकि बेसिक वाली वीडियो में जो मैंने समझाया था बच्चों पिछली क्लास में, सारी वही चीजें हम लोग अप्लाई करेंगे आज और क्वेश्चंस को उसी के बेसिस पे सॉल्व करेंगे। तो जो एक खास बात मैंने वहां पर बताई थी, हॉरिजॉन्टल और लाइन ऑफ साइट, यानी जिसके थ्रू हम देख रहे हैं एक इमेजिनरी लाइन। अगर मैं किसी ऑब्जेक्ट को देख रहा हूं, अभी मैं कैमरे में देख रहा हूं, तो एक यहां से इमेजिनरी लाइन जा रही है बच्चों, डजंट इट। तो ये लाइन ऑफ साइट है जिसके थ्रू मैं देख पा रहा हूं। और बच्चों हॉरिजॉन्टल क्या होती है, मैंने बताया था, ग्राउंड के जो पैरेलल लाइन होती है दैट इज दी हॉरिजॉन्टल। तो फॉर एग्जांपल मैं यहां पर खड़े होके ऊपर वहां पर किसी चीज को देख रहा हूं, तो ये तो जा रही है लाइन ऑफ साइट, ऐसे यहां पर जा रही है लाइन ऑफ साइट। और बच्चों हॉरिजॉन्टल ग्राउंड के पैरेलल रहेगी, समझ रहे हो, ग्राउंड नीचे और ग्राउंड के पैरेलल यहां पर। तो कुछ इस तरह से एंगल बनेगा। ये तो लाइन ऑफ साइट ऐसे देख रहे हैं और ये हॉरिजॉन्टल ग्राउंड के पैरेलल। तो लाइन ऑफ साइट और हॉरिजॉन्टल के बीच में जो एंगल बनता है वही क्या होता है, एंगल ऑफ एलिवेशन, अगर ऊपर की तरफ मुंह उठा रहे हैं। और बच्चों अगर नीचे की तरफ किसी ऑब्जेक्ट को देखूं तो ये यहां पर आ जाएगी लाइन ऑफ साइट नीचे। तो फिर क्या बनेगा, हॉरिजॉन्टल और लाइन ऑफ साइट के बीच में एंगल ऑफ डिप्रेशन। नीचे देखेंगे तो डिप्रेशन और ऊपर देखेंगे तो एलिवेशन का एंगल बनता है। डायरेक्ट एमसीक्यू में इससे क्वेश्चन आ सकता है। टेलीग्राम चैनल पर भी मैंने इससे रिलेटेड एक एमसीक्यू पूछा था और वहां पर काफी सारे बच्चों ने सही आंसर इस चीज का दिया है। तो जो इंपॉर्टेंट बात है वो क्या है कि एक तो फिगर बनानी आनी चाहिए। अब नोट करो ये बात अपने पास, जो इस चैप्टर को स्ट्रॉन्ग बनाना चाहता है तो किन किन चीजों पर ध्यान रखना है, नोट करो जरा। सबसे पहले फिगर, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ के हमें फिगर बहुत एक्यूरेट बनानी है। फिगर सही बनेगी तो ही आगे सॉल्यूशन सही निकलेगा। फिगर के मार्क्स भी होते हैं पेपर में। फिर बच्चों दूसरी बात जो है, दूसरी बात है कि सेलेक्ट करना कि हम कौन सा रेशियो लगाएंगे। tan थीटा लगाएंगे, साइन लगाएंगे, कॉस लगाएंगे, कौन सा रेशियो यूज करेंगे, ये सेलेक्ट करना आना चाहिए। इसको सेलेक्ट करने का तरीका मैंने स्पेशली पॉइंट आउट करके फर्स्ट लेक्चर के अंदर बता दिया था, हाइट्स एंड डिस्टेंसेस की जो पिछला पार्ट आया था, ठीक है। पेज नंबर 198 इन एनसीईआरटी क्वेश्चंस मार्क में करा रहा हूं जिन पर ज्यादा ध्यान रखना है। सबसे पहले बच्चों पेज नंबर 200 पर एग्जाम्पल नंबर 4 मार्क करो, वेरी इंपॉर्टेंट, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। एग्जाम्पल 5 मार्क करो पेज 201 पर, इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पहले कहीं बार बोर्ड के अंदर पूछा गया है। इसके बाद एग्जाम्पल नंबर 6 वेरी इंपॉर्टेंट। एंड उसके बाद बच्चों सीधे एक्सरसाइज में आओ। एक्सरसाइज 9.1 में क्वेश्चन नंबर 2 आर ट्री ब्रेक्स। पेज 204 पर क्वेश्चन नंबर 7 फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड। क्वेश्चन नंबर 9 द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप। क्वेश्चन नंबर 10 टू पोल्स ऑफ इक्वल हाइट्स। मार्क कर रहे हो ना, साथ साथ मार्क करते रहना। इन क्वेश्चन को अगर कर लिया तो इनसे अलग भी कुछ आया ना तो वो इनके जैसा ही होगा, यानी थोड़ा सा वैल्यू चेंज करके आएगा। ये क्वेश्चंस करने हैं जो मैं बता रहा हूं, इनसे सारे अपने आप क्लियर हो जाएंगे। तो मैंने बताया 7th, उसके बाद फिर बच्चों 9th, फिर 10th टू पोल्स ऑफ इक्वल हाइट्स, और उसके बाद 13th एज ऑब्जर्व्ड फ्रॉम द टॉप ऑफ 75 मीटर लाइट हाउस। एंड आफ्टर दैट क्वेश्चन नंबर 15 एंड लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। तो बच्चों वीडियो को पूरा वॉच करना है टोटल बेनिफिट के लिए, बस ये चीज चाहिए। तो चलो स्टार्ट करते हैं हम लोग। सबसे पहले देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 4 को, ठीक। फिगर कैसे सही बना पाओगे ये वर्ड याद रखना बस, तो सारी तुम्हारी फिगर इन क्वेश्चंस की सही बनेगी। प्रैक्टिकल
अप्रोच। इसका क्या मतलब होता है सर? प्रैक्टिकल अप्रोच का मतलब कि तुम्हें चीज़ों को असली में सोचना है, समझे? जो भी क्वेश्चन में लिखा होगा उसको प्रैक्टिकली सोचना है, असली में सोचना है, रियलिस्टिकली असली में हमें उस चीज़ को सोचना है, तो अपने आप उसकी फिगर सही बनेगी। तो एग्जाम्पल 4 में हम लोग देखते हैं, फ्रॉम अ पॉइंट P ऑन द ग्राउंड। अब ये सॉल्यूशन कर रहे हैं हम एग्जाम्पल नंबर 4 का। बड़ा ही ज़रूरी है इनको समझना, एग्जाम्पल्स को पहले पेपर में पूछे गए हैं जैसा मैंने बताया। देखो बच्चों, ग्राउंड लिया हमने, ग्राउंड कैसे बनाएंगे? ऐसे ही तो बना पाएंगे? अब यहाँ कोई हम पूरी फिगर तो बनाने नहीं लगेंगे, केवल लाइंस की शेप, लाइन बनाएंगे हम, जस्ट लाइन के हिसाब से ही अपनी पूरी फिगर को दिखाएंगे। यानी कि ग्राउंड बनाएंगे तो ये हमने एक लाइन मान ली AP, ये ग्राउंड हो गया, ठीक है। इस पर यहाँ पर ये पॉइंट हो गया, पॉइंट P, जैसा उसने क्वेश्चन में कहा, फ्रॉम अ पॉइंट P ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ 10 मीटर टॉल बिल्डिंग। तो एक बिल्डिंग है, बिल्डिंग के लिए भी ऐसे एक लाइन बना देंगे, दिस इज बिल्डिंग। कितने मीटर ऊंची है? 10 मीटर ऊंची है, चेक करो, क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो बिल्डिंग बच्चों बिल्कुल स्ट्रेट खड़ी होगी, बिल्कुल सीधी, यानी यहां पर 90 डिग्री का एंगल आएगा, isn't it? प्रैक्टिकली सोचो तो सब समझ में आएगा। अब बच्चों क्या हुआ, इस पॉइंट से जब हमने बिल्डिंग के टॉप को देखा तो यहां से देख रहे हैं, ध्यान दो, यहां पर क्या है, हमारी आई है, यहां पर है आंख, और यहां से उस बिल्डिंग के टॉप को तुम लोग देख पा रहे हो, तो ये गई लाइन ऑफ साइट। मैंने बेसिक के पार्ट में बताया था, बार बार बोलूंगा, वही चीज लगेगी। ये बच्चों आ गई लाइन ऑफ साइट, जिसके थ्रू हम देख पा रहे हैं, isn't it? और बच्चों ये रही हॉरिजॉन्टल, जो ग्राउंड है हमारा। तो एंगल जो बनेगा लाइन ऑफ साइट और हॉरिजॉन्टल के बीच में बनता है, ये एंगल बनता है 30 डिग्री का, ऐसा उसने क्वेश्चन में हमें कहा है। फिर आगे पढ़ो बड़े ध्यान से, क्वेश्चन अच्छे से पढ़ा है तभी समझ में आएगा। अ फ्लैग इज होस्टेड एट द टॉप ऑफ द बिल्डिंग। अब बिल्डिंग के ऊपर एक फ्लैग लगाया हुआ है, तो यहाँ पर हम एक फ्लैग ऐसे लगा देते हैं, ठीक है। तो नाम AP, यहाँ पर B पॉइंट ले लो और ये पॉइंट को लो C। ये बच्चों ऊपर लगा हुआ है एक फ्लैग। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द फ्लैग स्टाफ फ्रॉम P इज 45। बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है, फिर से पॉइंट P से ही देखा और अब की बार कहां देखा, फ्लैग के टॉप को, इस पॉइंट को देखा। ये हटा देते हैं। अब P से तुम वहां देख रहे हो सीधे फ्लैग के टॉप को भाई। अब एंगल कितना बनने लगा, 45 डिग्री। अब ध्यान देना, ये पॉइंट पे ध्यान देना, सभी इंपॉर्टेंट चीज आ रही है, इसको नोट करना, ये कंसेप्ट देखना क्लियर हुआ कि नहीं जो मैं अब बोलने वाला हूं। ये क्लियर अगर हो गया तो समझ लो बहुत बड़ी चीज क्लियर हुई। अब बच्चों एंगल जो 45 डिग्री का है वो कहां बनेगा, ये हमें थोड़ा सोचना है। कुछ बच्चे यहां पर 45 डिग्री लिख देते हैं, ध्यान दो, ये चीज जो क्लियर हुई तो समझ लो बहुत बड़ा कंसेप्ट क्लियर। कुछ बच्चे इस एंगल को 45 डिग्री लिख देंगे, वहीं बात गलत हो जाएगी, क्योंकि कंसेप्ट को चेक करो। मैंने फर्स्ट पार्ट में, बेसिक पार्ट में बताया था, एंगल हमेशा किन के बीच में बनेगा, लाइन ऑफ साइट और हॉरिजॉन्टल के बीच में। बच्चों पहला क्वेश्चन चल रहा है, इसको बिल्कुल डिटेल में बताऊंगा, फिर आगे धीरे धीरे करके स्पीड मेरे को बढ़ानी है, एक बार तुम्हारा कंसेप्ट क्लियर हो जाए। एंगल हमेशा बनेगा लाइन ऑफ साइट और हॉरिजॉन्टल के बीच में। तो क्या ये 45 डिग्री लाइन ऑफ साइट और हॉरिजॉन्टल के बीच में आया, चेक करो, isn't it? आया कि नहीं आया? नहीं आया बिल्कुल भी, क्योंकि ये है लाइन ऑफ साइट। यहीं से तो हम देख रहे हैं इस लाइन के थ्रू, ये तो लाइन ऑफ साइट है। लेकिन क्या बच्चों ये लाइन, ये वाली लाइन, ये देख पा रहे हो, दिस लाइन PB, ये वाली लाइन, ये हॉरिजॉन्टल है क्या? क्या ये हॉरिजॉन्टल है? चेक करो कंसेप्ट बना तुम्हारा कि नहीं। बिल्कुल नहीं, ये हॉरिजॉन्टल नहीं है। तो फिर तुमने भाई यहां पर 45 डिग्री कैसे सोच लिया? जिसने भी 45 डिग्री यहां सोचा बिल्कुल गलत सोचा। तो सर अच्छा फिर 45 डिग्री बनेगा कहां? तो बहुत आसान है, एंगल कहां बनता है बताया तो है, लाइन ऑफ साइट और हॉरिजॉन्टल। कैसी भी फिगर हो, कोई सी भी फिगर हो, हमेशा एंगल बनेगा लाइन ऑफ साइट और हॉरिजॉन्टल के बीच में। तो यहां पर हॉरिजॉन्टल कहां है दिखाते हैं, इसको हम दूसरे मार्कर से बनाएंगे। ये जा रही है लाइन ऑफ साइट, चेक करो, यहीं से तो देख रहे हो तुम फ्लैग के टॉप को। और बच्चों ये रही तुम्हारी हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल तो चेंज होगी ही नहीं, यहीं पर है। तो एंगल ये पूरा का पूरा, दिस कंप्लीट एंगल, ये ऊपर वाला छोटा सा एंगल भी
और नीचे वाला जो 30 डिग्री है वो भी, ये पूरा इंक्लूड करके ये सारा क्या बनेगा, दिस इज 45 डिग्री इन दिस केस। अब ये फिगर बच्चों कंप्लीट हो गई। जिसको ये फिगर समझ में आ गई उसके लगभग आगे सारी फिगर समझ में आ जाएंगी। इसमें मैंने सारे कंसेप्ट टच कर लिए हैं। ठीक है भाई, ये बन गई हमारे इस क्वेश्चन के लिए फिगर। अब हम देखते हैं हमें निकालना क्या है। फाइंड द लेंथ ऑफ द फ्लैग स्टाफ एंड द डिस्टेंस ऑफ द बिल्डिंग फ्रॉम द पॉइंट पी। अब बच्चों फिगर बनाने के बाद दूसरा स्टेप क्या होता है, जो निकालना है उसको अपने पास बहुत अच्छे से लिख लो ताकि माइंड में क्लियरिटी रहे कि हमें आखिर फाइंड आउट क्या करना है। हर क्वेश्चन में तुम्हें आगे ऐसे ही करना है। हम स्पीड में चलेंगे फिर धीरे धीरे आगे, तब अपने आप इन चीज़ों का ध्यान रखना है। एक चीज़ निकालनी है, हाइट ऑफ फ्लैग स्टाफ। ये जो फ्लैग है ऊपर, इसकी हाइट मान लेते हैं स्मॉल h, ये हमें निकालना है। ठीक है, और दूसरा AP यानी बिल्डिंग से इस पॉइंट का डिस्टेंस, डिस्टेंस ऑफ बिल्डिंग फ्रॉम पॉइंट P। ये दो चीजें निकाल दी तो भाई अपने मार्क्स पक्के। इसको कर रहे हैं रब। आ जाओ, अब देखो, एक बार कंसेप्ट बन जाए ना तो चैप्टर का मजा आ जाता है। बहुत जबरदस्त चैप्टर है। अब हमें सॉल्व करना है। अब बच्चों दूसरी इंपॉर्टेंट बात बताएंगे, यहां ध्यान दो। ये एक टिप है, इसको अगर ध्यान रखोगे तो तुम्हारी कैलकुलेशन पेपर में इजी बनेगी। देखो क्या, हमेशा ऑलवेज यूज 45 डिग्री ट्राइंगल फर्स्ट। ये कोई जरूरी नहीं है कि ऐसा करना ही है, लेकिन अगर ऐसा करोगे तो क्वेश्चन की कैलकुलेशन आसान बन जाएगी। क्या कहा मैंने कि जिस ट्राइंगल में 45 डिग्री एंगल हो उसको पहले यूज करना, उसमें ही पहले ट्रिग्नोमेट्री लगानी है। तो देखो जरा 45 डिग्री किस ट्राइंगल में आ रहा है बच्चों, ये पूरा एंगल CPA में, इजंट इट। तो हम पहले इन ट्राइंगल CPA ट्राइंगल में चलेंगे, लगाएंगे tan थीटा। tan थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। थीटा माने एंगल बच्चों इसमें 45 डिग्री का है, इजंट इट। तो 45 डिग्री परपेंडिकुलर चेक करो, 45 के ठीक सामने ये ऐसे गया और ये नीचे से यहाँ आया, तो ये पूरा परपेंडिकुलर है CA। तो यहाँ पर बच्चों CA लिखेंगे और बेस क्या है AP। चेक करो, बेस हो गया हमारा AP। अब आगे tan 45 होता है 1। टेबल याद होनी जरूरी है, तभी क्वेश्चन को बढ़ा पाओगे। CA को तोड़ दें, CA को CB प्लस BA लिख सकते हैं बच्चों, और CA हमारी बन जाएगी इस H में, इस 10 को प्लस कर देंगे तो पूरी CA आ जाएगी, isn't it? तो CA की जगह H प्लस 10 मैंने लिखा, और AP तो नहीं पता तो AP को AP रहने दिया। अब बच्चों यहां से मैं AP निकाल रहा हूं, therefore AP इज इक्वल्स टू H प्लस 10। ये मेरे पास एक इक्वेशन आ गई, इसको मैंने कहा इक्वेशन नंबर 1 और अपने पास स्टोर कर लिया। अच्छा, अब जिनको यहां तक समझ में आ गया, एक सेकंड के लिए रुक जाओ। अब जिन बच्चों का थोड़ा डाउट हो सकता है, एक जगह पे मैं वो पॉइंट टच कर रहा हूं, यहां पर tan थीटा ही क्यों लगा सर, है ना? आपको कैसे पता लगा कि यहां पर tan थीटा ही यूज करना है? भाई रेशियो साइन होता है, कोसेक होता है, कोट होता है, बाकी भी तो होते हैं 5, उनको करो। देखो tan क्यों यूज हुआ है, मैंने ये भी बेसिक पार्ट के अंदर पहले ही एक्सप्लेन कर दिया था, एक बार फिर से बता रहा हूं। अब आगे बार बार हर क्वेश्चन में नहीं बताएंगे, ठीक है? केवल एक बार और, क्योंकि बच्चों पहला क्वेश्चन है। तो tan थीटा इसलिए यूज हो रहा है क्योंकि मैंने बताया था हम वही रेशियो यूज करते हैं जिसमें से एक साइड पता हो, हिंदी में लिख रहा हूं मैं, एक साइड पता हो और एक नहीं पता हो। मोस्टली यही चीज यूज होगी, पता हो नहीं पता हो। ये क्या चीज है, देखो ये ट्राइंगल है, इसके अंदर ये वाली साइड, ये तो हमें पता है, ये tan दी हुई है ना यहां, भले ही पूरी नहीं पता लेकिन इसका इतना सा हिस्सा तो पता है कि tan है। समझ में आ रही है बात? और बच्चों ये नीचे वाली साइड ये नहीं पता है AP, और ये हमें निकालनी भी है। देखो यहां ये तो नहीं डिस्टेंस ऑफ बिल्डिंग फ्रॉम पॉइंट P, यानी AP
AP निकालनी है। तो हम ऐसा ही रेशियो लगाएंगे जिसके अंदर ये वाली साइड आए जो निकालनी है वो, और एक वो जो हमें पता है, ठीक है। नहीं पता होगा मतलब जो हमें फाइंड करनी है, और पता होगा मतलब जो हमें गिवन है। तो ऐसा रेशियो यूज करेंगे जिसमें हम लोग एक तो गिवन वाली चीज हो उसको यूज कर सके, और एक जो फाइंड निकालना है उसको भी यूज कर सके। तो बच्चों गिवन में यहां पर क्या आ रहा है, परपेंडिकुलर गिवन है हमें एंगल के सामने, ये परपेंडिकुलर पता था, परपेंडिकुलर पता था, और ध्यान दो ये बेस हमें निकालना था बी, ये हमें इसके अंदर निकालना है। तो इसलिए ही हमने क्या सिलेक्ट किया, ऐसा रेशियो जिसमें P और B बच्चों आता हो। अब ये P और B परपेंडिकुलर और बेस ये किस रेशियो में आता है, tan में तो आता है। अब हम कहोगे सर कॉट में भी तो आता है, कॉट थीटा वो होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर, तो बिल्कुल सही है, कॉट थीटा भी लगा सकते हो इसके अंदर, उससे भी वही आंसर आएगा। तो बच्चों कॉट या tan में से कोई भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो हमें करना क्या है भाई, इसको नोट करना बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, ये चैप्टर की जान। कौन सा रेशियो लगेगा, कभी भी इसमें फंस जाओ क्या करो, जो गिवन है जो तुम्हें पता है एक तो वो वाली साइड लो, और जो एक निकालनी है एक वो वाली साइड लो, बस वही रेशियो लगा दो। तो यहां पर हमें परपेंडिकुलर तो पता था, गिवन है ना परपेंडिकुलर 10 पता है, तो मैंने अपने पास साइड में लिख लिया P, और बेस मुझे निकालना है, ग्राउंड AP निकालनी है, ये निकालना है, तो यहां लिख लिया B। फिर मैं सोचूंगा कि भाई P और B किस में आते हैं, तो 10 में आते हैं, सेलेक्ट हो गया, 10 हमने लगा दिया, ठीक है बच्चों। ये जान मैंने चैप्टर की तुम्हें बताई, यहां पर ध्यान रखेंगे सभी। अब हम बढ़ते हैं आगे। अच्छा सर अब 45 डिग्री वाला ट्राइंगल हमने यूज कर लिया, अब बच्चों 30 डिग्री वाले में चलो, ये भी तो एंगल है। तो इन ट्राइंगल 30 डिग्री वाला PBA, PBA। अब फिर से सेम कंसेप्ट लगाओ, हमें क्या पता है यहां एंगल के सामने परपेंडिकुलर गिवन है, यानी P मैंने अपने पास लिख लिया। निकालना क्या है, देखो ग्राउंड निकालना है AP बेस, तो B मैंने अपने पास लिख लिया। अब क्या सोचूंगा P और B किस रेशियो में आता है, तो P और B किस में आता है, फिर से tan थीटा बच्चों, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। कितना सिंपल है। आगे थीटा है 30, tan 30 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर कितना 10, B यानी 10, तो 10 अपॉन बेस माने AP। फिर से तुम्हें वैल्यू याद होनी चाहिए, मैंने कहा था कि टेबल याद कर लेना, कुछ बच्चे मान नहीं रहे हैं, क्योंकि मुझे पता है कि बच्चे टेबल याद नहीं करते, आखिरी समय तक भी याद नहीं करते कुछ बच्चे, फिर उनको पेपर में दिक्कत होगी, क्योंकि बच्चों यहाँ से नहीं चला पाओगे। अगर ये टेबल वैल्यू याद नहीं है तो क्या रखोगे यहाँ, अटक जाएगा क्वेश्चन। याद नहीं है क्या रखोगे यहाँ, अटक जाएगा क्वेश्चन। इसलिए टेबल याद कर लेना, अपनी दीवार पर कहीं चिपका दो टेबल का चार्ट निकाल के, ठीक है ना, समझो। और मैंने टेलीग्राम पे भी डाला था टेबल का फॉर्मूले वाला चार्ट, वो निकालो और चिपकाओ उसको वॉल पे, फटाफट से याद करो, करनी तो पड़ेगी, क्वेश्चन 100% आएगा वैल्यू से। देखो यहां तक पहुंच गए, फर्स्ट और सेकंड दो चीजें हमने निकाल ली। अब दोनों को कंपेयर करो, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, ये भी AP के इक्वल है H + 10, और ये भी AP के इक्वल है tan√3, ठीक है बच्चों। ये आ गया हमारे पास H + 10 इज इक्वल टू tan√। तो H यहाँ से कितनी निकली, tan√3 - 10, चेक करो, H इज इक्वल टू 10 कॉमन लिया, √3 - 1। अब जो बच्चे √3 की वैल्यू 1.732 डाल के आगे सॉल्व करना चाहते हैं कर सकते हैं, जो यहाँ छोड़ना चाहें बच्चों छोड़ सकते हैं। और कभी कभार क्वेश्चन के अंदर ना, बोर्ड के अंदर क्वेश्चन में, क्वेश्चन पूरा लिखने के बाद लास्ट में ब्रैकेट में लिख देगा √3 इज इक्वल टू 1.732। इसका मतलब वो चाह रहा है कि तुम लोग पूरा क्वेश्चन को सॉल्व करके दिखाओ। तो ऐसे केस में कभी भी यहां पर मत छोड़ना, वरना मार्क्स कटेगा। अगर उसने वैल्यू डाल दी है इसका मतलब वो चाह रहा है पूरा सॉल्व करें, फिर पूरा सॉल्व करना, अदरवाइज छोड़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। तो बच्चों ये हमारे पास H आ गई, H माने हाइट ऑफ फ्लैग स्टाफ। देखो ध्यान दो, ये पहला टारगेट अचीव, ये हमने सॉल्व कर लिया, एक आंसर ही हो जाता है, लेकिन क्वेश्चन पूरा नहीं हुआ। डिस्टेंस ऑफ बिल्डिंग फ्रॉम पॉइंट P, AP भी तो निकालनी, AP ये रही, तो ये वैल्यू उठा करके इसके अंदर पुट कर दो, AP आ जाएगी। अच्छा सॉरी, AP तो हमने पहले ही निकाल ली
है ना। एपी तो हम वहां निकाल चुके हैं 10√3, तो जरूरत ही नहीं है। तो एक आंसर तो हमारा यहाँ पर बच्चों पहले ही आ गया था, तो दोनों आंसर कंप्लीट हो गए हमारे। इस तरह से ये पूरा क्वेश्चन ट्रेवल करेगा। पेपर में कैसे लिखना है सर? बिल्कुल इसी तरीके से लिखना है जैसे यहाँ पर मैंने लिखा है। ट्राइंगल के नाम लिख के, रेशियो लगा के, वैल्यू लिख के, आंसर्स को ब्लॉक के अंदर करके उसके बाहर आंसर लिखना। इसी तरह से लिखेंगे तो पूरे मार्क्स मिलेंगे। तो बच्चों वीडियो को करेंगे पॉज, सॉल्यूशन को करेंगे नोट। हम लोग चलते हैं नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ, विच इज एग्जांपल नंबर 5। इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट। चलो बच्चों एग्जाम्पल नंबर 5। तो बच्चों यहाँ पर मैथ सॉल्वर पर हमारा कोई ये उद्देश्य नहीं है कि हम केवल सॉल्यूशन प्रोवाइड कराएं, वो तुम लोगों को अदर सोर्सेज से बहुत मिल जाता है। हम यहाँ पर प्रॉपर क्लास की तरह चलते हैं, एक एक चीज़ को एक्सप्लेन करते हुए। कोई जल्दबाजी नहीं है, चीज़ समझ में आनी चाहिए। धीरे धीरे करके जब समझ में आ जाएगी फिर हम लास्ट में स्पीड भी बढ़ाते हैं। जो बच्चे फॉलो कर रहे हैं उनको पता ही है। एग्जाम्पल नंबर 5 इंपॉर्टेंट मैंने यहाँ लिख दिया है क्योंकि पहले कई बार पूछा गया है। The shadow of a tower standing on a level ground is found to be 40 meter longer when the sun's altitude is 30 degree than when it is 60 degree. Find the height of the tower. टावर बनाया, यहां पे बच्चों सन रहा होगा, सन। अब जरा थोड़ी साइंस लगा दो। अगर सूरज इधर है और ये टावर है यहां पर, इसको नाम दे देते हैं ए बी, तो बच्चों इसकी शैडो किधर बनेगी? इधर बनेगी कि नहीं? ये बनाई हमने इसकी शैडो। भाई तुम दिन में सन के सामने ऐसे इधर खड़े हो जाओ तो तुम्हारी शैडो बनती है कि नहीं बनती? उसी तरह से ये टावर है, टावर की शैडो बन रही है इधर। अब क्या हो रहा है क्वेश्चन में, ये शैडो जो है घट बढ़ रही है। तुम कहोगे सर ऐसे कैसे हो रहा है? तो भाई तुम लोग देखो ना, डेली डे टू डे लाइफ के अंदर तुम्हारी शैडो पूरे दिन सुबह से लेकर शाम तक एक जितनी रहती है क्या? बिल्कुल भी नहीं। शैडो क्या होती है? घटती बढ़ती रहती है। सन बिल्कुल सिर पे आ जाता है हमारे, एंगल जब सन का बिल्कुल ज़्यादा हो जाए, 90 डिग्री पे अप्रोच करे, तो शैडो बनती ही नहीं, उसकी लेंथ बहुत कम हो जाती है। लेकिन जैसे जैसे सन नीचे की तरफ आता है, एंगल कम होने लगता है। शाम का समय हो या अर्ली मॉर्निंग, सुबह सुबह का समय हो, जब सूरज थोड़ा निकलता ही है, तब बच्चों शैडो लंबी बनती है, isn't it? तो ऐसा ही इस क्वेश्चन में हो रहा है। यहाँ पर इसने क्या बताया कि जब शैडो 45 डिग्री से कितनी डिग्री हो जाती है? 60 डिग्री। तो क्या हुआ कि शैडो 40 मीटर लंबी भी बनेगी। जब एंगल 60 डिग्री से 30 डिग्री हो जाता है, ऐसे में शैडो की लंबाई 40 मीटर लंबी हो जाती है। तो सपोज जब एंगल 60 डिग्री का बच्चों रहा होगा तो x रही होगी शैडो की लेंथ। मान लिया हमने जब 60 डिग्री का एंगल था, शैडो की लेंथ x थी, और जैसे ही एंगल 30 डिग्री का हुआ तो शैडो 40 मीटर और लंबी हो गई। तो ये हिस्सा 40 मीटर यहाँ पे आ गया। तुम लोग सर आपने ये कैसे डिसाइड किया कि 60 यहाँ आएगा 30 यहाँ आएगा? इसके पीछे भी एक कंसेप्ट है। तो मैं एक आसान सी चीज़ बता रहा हूँ, उससे हमेशा डिसीजन तुम्हारा हो जाएगा कि कौन सा एंगल कहाँ पे आएगा। देखो बच्चों एक कहानी सुनो। कहानी केवल इतनी सी है, सपोज तुम्हें विदेश जाने का मौका मिले और तुम लोग एफिल टावर के नीचे जाके खड़े हो जाओ, ठीक है? तो एफिल टावर को जब तुम लोग देखोगे, तुम उसके बिल्कुल नीचे, बिल्कुल उसके पास आके खड़े हो जाओ और ऐसे उसके टॉप को देखो ऊपर, तो तुम्हें अपने फेस को बिल्कुल ऐसे उठाना पड़ेगा ऊपर की तरफ। हो सकता है तुम्हारे सिर पे कैप रखी है तो कैप भी नीचे गिर जाए, है कि नहीं? क्यों? क्योंकि तुमने फेस को पूरा ही उठा दिया है, तुम उसके बिल्कुल नीचे खड़े हो और टॉप देखना चाह रहे हो, तो पूरा फेस को लिफ्ट करना पड़ेगा, isn't it? लेकिन बच्चों जैसे ही जैसे तुम टावर से दूर जाते रहोगे, दूर, बहुत दूर निकल जाओ, 500 मीटर, 600 मीटर, 700 मीटर, वो तो बहुत दूर से दिखेगा भी। तो जितनी दूर जाते रहोगे तब भी तुम्हें फेस को ऐसे ही उठा के देखना पड़ेगा टावर को, बताओ, तब तो तुम्हें वो सामने ही दिखने लगेगा ना। चेक करो, तुम्हारे आसपास भी कोई टावर हो या कोई ऊंची सी चीज हो, इमारत हो, उसके बिल्कुल नीचे जाके खड़े हो जाओ, फिर देखो तो तुम्हें फेस ज़्यादा उठाना पड़ेगा। फेस ज़्यादा उठाने का मतलब क्या है? इस वर्ड पे ध्यान देना। फेस ज़्यादा उठाने का मतलब क्या है? कि एंगल ज़्यादा बन रहा है। जब मैं ऐसे फेस को ज़्यादा ऊपर उठाऊंगा तो एंगल इंक्रीज हो रहा है कि नहीं? एंगल बढ़ रहा है, isn't it? लेकिन बच्चों जब फेस को कम उठाएंगे हम, सामने कोई चीज़ दिखाई दे रही है, तो एंगल क्या हो रहा है? कम बन रहा है।
अब इस चीज को यहां अप्लाई कर दो। जैसे जैसे मैं टावर के पास खड़ा होऊंगा, अगर मैं इस पॉइंट पर खड़ा हुआ हूं, लेट दिस बी पॉइंट सी, अगर मैं सी पॉइंट पे खड़ा हूं, मैं टावर के पास हूं, टावर के पास हूं तो फेस को ज्यादा उठाना पड़ेगा, isn't it? यानी एंगल बनेगा बच्चों ज्यादा वाला, इसलिए यहां 60 लिख दिया। फिर बच्चों जब थोड़ी दूर जाएंगे, अब आ गए हम डी पॉइंट पर, अब दूर जा रहे हैं तो फेस को कम उठाना पड़ेगा, तो एंगल बनेगा कम वाला, इसलिए यहां पर हमने 30 लिख दिया। ये फंडा क्लियर है तो इसको हर क्वेश्चन में अप्लाई कर देना, तुम्हें अपने आप निर्णय हो जाएगा, डिसीजन मिल जाएगा कि कौन सा एंगल कहाँ लिखना है। ठीक है बच्चों, तो ऑब्जेक्ट के पास में अगर रहेंगे हम तो एंगल ज़्यादा, ऑब्जेक्ट से दूर जाएंगे तो एंगल कम बनेगा, ये इसका कंसेप्ट है। फिगर तैयार, अब निकालना क्या चाहता है, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, बिल्कुल सही, यही इससे हमें अपेक्षा थी कि ये टावर की हाइट हमारे से निकलवाएगा। चलो भाई निकालते हैं टावर की हाइट। तो यहाँ पर तो 45 डिग्री वाला एंगल ही नहीं, तो किसी में भी हम पहले यूज़ कर सकते हैं, तो पहले 60 डिग्री उठा लेते हैं, बड़े वाला, बड़े को पहले पूछना चाहिए, ए बी सी, इन ए बी सी ट्राइंगल। फिर से कंसेप्ट अप्लाई करो, tan थीटा लगेगा बच्चों, tan थीटा इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। क्यों लगा रहे हैं सर tan? क्योंकि एंगल के सामने ये परपेंडिकुलर है, ये वाली साइड तुम्हें यहाँ पर निकालनी है बच्चों, और ये बेस, इस बेस का रिलेशन कहीं ना कहीं इस 40 से है जो तुम्हें पता है। ठीक है, तो इसलिए हम लोग tan थीटा यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि tan में परपेंडिकुलर और बेस आता है। अब थीटा कितना है, 60 डिग्री, तो tan 60 इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर माने h हमने मान लिया कैपिटल H, बेस है हमारा x यहाँ रखा, tan 60 की वैल्यू याद करनी पड़ेगी, √3 होती h अपॉन x, यहाँ से मैं बड़े आराम से x निकाल लेता हूँ, h अपॉन √3। इसको मैंने अपने पास स्टोर कर लिया, सेव कर लिया, इक्वेशन नंबर 1 कर दिया। अब बच्चों दूसरे ट्राइंगल में चलेंगे फटाफट से, इन ट्राइंगल ए बी डी, चेक करो ए बी डी दिखाई दे रहा है क्या, बिल्कुल दिखाई दे रहा है, ए बी डी। इसमें क्या लगाएंगे, tan 30 ही लगेगा, isn't it? क्योंकि परपेंडिकुलर और बेस का रिलेशन बनाना है। तो बच्चों h तो परपेंडिकुलर है और बेस कितना है अब BD, यानी 40 प्लस x, चेक करो बेस हो गया 40 प्लस x। समझ में आ गई बात? फिर से टेबल की ज़रूरत पड़ेगी, 1/√3 यहाँ हम लगाएंगे, h अपॉन 40 प्लस x। ठीक, अच्छा देखो तुम लोगों को तो h निकालना है ना, यही तो टारगेट है मेन हमारा, हाइट। तो यहाँ पर हम x की जगह इसकी x वैल्यू डाल देते हैं, तो इक्वेशन में h बन जाएगा, पर थोड़ा सॉल्व कर लो पहले, तब ज़्यादा मजा आएगा। तो 40 प्लस x इज इक्वल्स टू √3 इंटू कैपिटल H। ठीक है, इधर उधर वो बन गया, चेक करो, यहाँ से x की वैल्यू उसके अंदर पुट कर दो, 40 प्लस x की जगह क्या डालें, h अपॉन √3 इज इक्वल्स टू √3 टाइम्स ऑफ h। कहाँ से कर दिया ये कमाल, यूजिंग इक्वेशन 1 से भाई हमने x की वैल्यू ये यहाँ पर डाल दी। सॉल्व करेंगे, 40 इज इक्वल्स टू √3h माइनस h बाय √3, एलसीएम उठाया, √3 एलसीएम बनता है, ऊपर बना 3h माइनस h, चेक करो सही है बिल्कुल, 3h माइनस h हमारे पास बन जाएगा, यानी कि 40 इज इक्वल्स टू 2h अपॉन √3, और ये इधर जाएगा 40√3 इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ h, 2 डिवाइड करेगा, h इज इक्वल्स टू 40√3 अपॉन 2, यानी कि h इज इक्वल्स टू 20√3। यूनिट जरूर लगाएंगे, आधा मार्क्स यूनिट का होता है, मैंने बताया था, 20√3। ये हमारे टावर की हाइट आ गई बच्चों, ये हमारा इसका सॉल्यूशन है। इस तरह से पेपर में रिप्रेजेंट करना है, शैडो वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहता है, मैंने बता दिया। तो वीडियो को करेंगे पॉज, सॉल्यूशन को करेंगे नोट, हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों एग्जांपल नंबर 6, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, द एंगल्स ऑफ डिप्रेशन ऑफ द टॉप एंड बॉटम, ध्यान से पढ़ो सवाल को तब आएगा समझ, of a 8-meter tall building from the top of a multi-storied building are 30 degree and 45 degree respectively. Find the height of the multi-storied building and the distance between the two buildings. तो दो बिल्डिंग है यहाँ पर, एक बिल्डिंग ये बनाई, एक बिल्डिंग ये बनाई, ठीक है, ए बी इस बिल्डिंग का नाम रख दिया,
और CD बिल्डिंग ये हो गई। देखो एक तो है मल्टी स्टोरीड बिल्डिंग और एक हमारी नॉर्मल बिल्डिंग है जो यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक। तो मल्टी स्टोरीड माने जो बड़ी होगी, मल्टी स्टोरीड है ना, मल्टी लगा हुआ है, कई सारी स्टोरीज हैं उसमें, तो ये बड़े वाली ये हो गई मल्टी स्टोरीड। कॉमन सेंस रखनी है, प्रैक्टिकल अप्रोच मैंने बताया था। और ये हो गई नॉर्मल बिल्डिंग। अब ये नॉर्मल बिल्डिंग की ऊंचाई इन्होंने कही है 8 मीटर की है, चेक करो क्वेश्चन में लिखा हुआ है 8 मीटर टॉल बिल्डिंग है ना। और मल्टी स्टोरीड बिल्डिंग के टॉप से जब हम इस बिल्डिंग के बॉटम को देख रहे हैं, यहाँ से ये मल्टी स्टोरीड बिल्डिंग का टॉप है, इससे इस बिल्डिंग के टॉप को देखा और फिर यहीं से इसी जगह से देखा जा रहा है, आई कहाँ पर है, यहाँ पर है हमारे, इसी जगह से हमने इस बिल्डिंग के बॉटम को भी देखा। तो बच्चों 2 एंगल बनेंगे, चेक करो। अब यहां पर फिर से कंसेप्ट अप्लाई करो, ये बनाएंगे हम हॉरिजॉन्टल ग्राउंड के पैरेलल बनती है ये ग्राउंड, तो ये बिल्कुल इसके पैरेलल एक हॉरिजॉन्टल यहां पे तैयार हुई। एंगल कहां बनेगा, लाइन ऑफ साइट, यहां से यहां देख रहे हो ये लाइन ऑफ साइट जा रही है AC, इसके और हॉरिजॉन्टल के बीच में ये एंगल बनेगा 1 नंबर, पहली बात। फिर बच्चों एक लाइन ऑफ साइट ये जा रही है C से लेके तुम B को भी तो देख रहे हो, तो एक लाइन ऑफ साइट ये जा रही है, तो एक एंगल बनेगा CB और CE के बीच में एक एंगल ये बनेगा। 2 एंगल यहां पर बनेंगे, isn't it? अब बच्चों 2 एंगल इन्होंने कहे हैं कि एक है 30 डिग्री, एक है 45 डिग्री। तो जो बड़े वाला एंगल है, बड़ा कौन सा होगा, तुमने यहां से इधर देखा तो ये तो यहीं निमट गया ना एंगल, यही, तो ये छोटा रहेगा, ये थोड़ा नीचे तक जा रहा है, बड़ा रहेगा, ऐसे हम सोच सकते हैं। तो बच्चों ये जो बड़े वाला है ये है 45 डिग्री का और जो छोटे वाला है ये है 30 डिग्री का, ऐसा क्वेश्चन में लिखा हुआ है। अब देखो जरा ध्यान दो, ये 45 है, ये दोनों लाइंस पैरेलल हैं, तो ऑल्टरनेट से ये वाला भी 45 हो जाएगा। समझ में आती है बात, 45 ऑल्टरनेट से। अब ये 30 है तो ये वाला भी 30 हो जाएगा, लेकिन इसको बनाएंगे कैसे, एक हॉरिजॉन्टल यहाँ पे बनानी पड़ेगी, हमें देनी पड़ेगी, ये बनाई हॉरिजॉन्टल यहाँ 90 इसके पैरेलल एक ये लाइन। तो बच्चों ये लाइन ऑफ साइट और अब ये हॉरिजॉन्टल यहाँ आ गई, तो ये ऑल्टरनेट से ये 30, ये भी ऑल्टरनेट से यहाँ पर 30 डिग्री आ गया। फिगर पूरी ऐसे बनेगी, ध्यान दो, फिगर बड़ी इंपॉर्टेंट है, ABCD और ये हो गया E। फिगर बच्चों कंप्लीट हो गई। अब निकालनी है हमें हाइट ऑफ दी मल्टी स्टोरीड बिल्डिंग एंड डिस्टेंस बिटवीन देम, दोनों बिल्डिंग के बीच का डिस्टेंस BD फाइंड करना है और मल्टी स्टोरीड बिल्डिंग की हाइट CD ये फाइंड करनी है। ये तो हमारे टारगेट है। चलो ध्यान देते हैं क्वेश्चन की तरफ। अब सबसे पहले तो ये समझ लो कि ये 8 मीटर है यहाँ AB, तो ये ED भी कितनी हो जाएगी 8 मीटर, isn't it? ये तो बड़ी आसान सी बात है। ऊपर का हिस्सा बच गया CE, इसको कुछ मान लेते हैं, लेट इट बी स्मॉल h। चलो भाई शुरू करते हैं काम। तो अभी सर ने वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था 45 डिग्री का एंगल दिखे तो काम आसान बनाने के लिए होता है, तो सबसे पहले 45 डिग्री का ही यूज कर दो। तो इसलिए इन ट्राइंगल BCD में आओ फटाफट से, tan 45। सर आपने फिर 10 लगा दिया, तो मैंने बताया ना भाई स्टार्टिंग में, क्योंकि हमारे को परपेंडिकुलर यहाँ पर पता है, थोड़ी थोड़ी परपेंडिकुलर बेस BD निकालना है, तो P और B वाला रेशियो tan 45 tan थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस परपेंडिकुलर बच्चों H+8 बनेगा, यहाँ चेक करो, और अपॉन में बेस हमारा BD बनेगा, तो BD tan 45 1 होता है, H+8 अपॉन BD। तो मैं तुम्हें इसलिए तो कह रहा हूँ पहले tan 45 वाला यूज करा करो। क्यों, उसके पीछे रीजन है, रटो मत, समझो। 45 यूज करने के लिए क्यों कह रहे हैं, क्योंकि tan 45 1 होता है, एकदम से आसान बनेगी कैलकुलेशन। देखो BD निकल के आएगा झट से, BD = H+8 आया कि नहीं एकदम से इक्वेशन। सेव कर लो अपने पास इक्वेशन नंबर 1। दूसरे ट्राइंगल में चलो जल्दी से, इन ट्राइंगल CAE बच्चों फिर से tan यूज हो जाएगा। अब की बार एंगल है 30, परपेंडिकुलर एंगल के सामने CE, isn't it? अपॉन में बेस AE, चेक करो, tan 30 होता है 1/√3, CE है स्मॉल h, AE है BD। ये क्या कर दिया सर आपने, AE की जगह BD कैसे डाल दिया, देखो ना ध्यान से, AE और BD दोनों इक्वल है कि नहीं, बिल्कुल, इसलिए हमने रख दिया।
तो यहाँ से BD निकल करके आई √3 टाइम्स ऑफ स्मॉल h, डजंट इट? यस, दिस इज इक्वेशन नंबर 2। तो बच्चों फर्स्ट और सेकंड को कंपेयर करेंगे। कंपेयरिंग फर्स्ट एंड सेकंड वी गेट व्हाट वी गेट, दैट h plus 8 is actually is equals to √3 टाइम्स ऑफ h, डजंट इट? ये हमारे पास आ गई चीज़। अब देखो ज़रा यहाँ से h निकल आएगा कितना, √3h माइनस h इज इक्वल्स टू 8, h कॉमन निकालो, √3 माइनस 1 इज इक्वल्स टू 8, यानी कि h हमारा हो गया 8 अपॉन √3 माइनस 1। अब याद करो 9th क्लास में तुम लोगों को हम लोगों ने सिखाया था कि डिनोमिनेटर में रूट मत छोड़ा करो, तो इसलिए बच्चों यहाँ पर कर देंगे रेशनलाइज, √3 प्लस 1 से मल्टीप्लाई डिवाइड, तो h इज इक्वल्स टू 8 √3 प्लस 1 अपॉन में a माइनस बी, a प्लस बी, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो फाइनल जो h की वैल्यू आ गई वो आ गई 8 √3 प्लस 1 अपॉन √3 का स्क्वायर 3 होता है, 1 का स्क्वायर 1 होता है, 3 माइनस 1 करने से 2 आ जाएगा, 2 4 जो 8 कैंसिल हो जाएगा, तो ये h हमारे पास आ गई 4 √3 प्लस 1 मीटर। लो भाई h आ गई, लेकिन उसने तो कहा था कि CD निकालनी है, माने पूरी हाइट बतानी पड़ेगी। तो CD एक्चुअल में क्या है, h प्लस 8, तभी तो पूरी बिल्डिंग की हाइट निकलेगी। h प्लस 8 जब करेंगे तो हाइट ऑफ द बिल्डिंग, हाइट ऑफ, और ये मल्टी स्टोरीड है ना, तो आराम से लिखो मल्टी स्टोरीड बिल्डिंग इज इक्वल्स टू 4 √3 प्लस 1 ब्रैकेट है, फिर प्लस 8 बच्चों को लगाना है, और इसको थोड़ा सॉल्व कर लेना करना चाहो तो ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। नोट करो, ये आ गई हाइट बिल्डिंग की। अच्छा अब बच गया ये BD को भी तो निकालना है। BD कैसे निकालोगे, ये h को इक्वेशन 2 में पुट कर देंगे, ठीक है ना, तो BD निकल आएगी। तो कहाँ निकालें हम लोग, यहाँ पर मैं रब कर रहा हूँ, यहाँ पे निकाल देते हैं BD के लिए यूजिंग इक्वेशन 2। BD क्या है, √3h है बच्चों, तो BD इज इक्वल्स टू √3, h कितना है 4 √3 प्लस 1 है जी, और ये ऐसे है, तो कितना बना 4 √3 इंटू √3 करेंगे 12, और 4 √3 1 करेंगे 4 कॉमन चाहे तो कॉमन ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये बच्चों यहाँ पर हमारा आंसर होगा, दोनों आंसर निकल गए। क्लियर होगी बात, तो वीडियो को करेंगे पॉज, सॉल्यूशन को करेंगे नोट। हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, एक्सरसाइज में बढ़ जाते हैं। 9.1 में बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 से स्टार्ट करेंगे। अ ट्री ब्रेक्स ड्यू टू स्टॉर्म। ये क्वेश्चन पहले बहुत आया है एग्जाम्स में, अब जब इसको इतना ज़्यादा इन्होंने पूछ लिया, अब आना बंद हो गया है, तो स्कूल एग्जाम के अंदर पूछ लेता है। बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, लेकिन इसलिए बच्चों इसको करना बहुत ज़रूरी है। अ ट्री ब्रेक्स ड्यू टू स्टॉर्म एंड द ब्रोकन पार्ट बेंड्स सो दैट द टॉप ऑफ द ट्री टचेज द ग्राउंड मेकिंग एन एंगल 30 डिग्री विद इट। प्रैक्टिकल सी सिचुएशन है काफ़ी। ये ट्री अच्छा खासा यहाँ पर खड़ा हुआ था, बिल्कुल सीधा खड़ा था, मज़े में मौज में कोई दिक्कत नहीं थी। ये था यहाँ पर हमारे पास ग्राउंड। अब हुआ क्या, हवा चली, और हवा नहीं स्टॉर्म, खूब तेज़ विंड। क्या हुआ, टूट गया, यहाँ से टूट गया, ठीक है। अब हवा इधर की तरफ चल रही है, क्या होगा, ऐसे हवा चल रही है, यहाँ से टूट गया, तो ये हिस्सा क्या होगा, नीचे गिरेगा कि नहीं, तो ये हिस्सा ऐसे यहाँ पर गिर गया। भाई प्रैक्टिकल सी बात है बड़ी, इसमें क्या नई चीज़ आ गई। सपोज यहाँ ए पॉइंट था, तो ये ए पॉइंट अब एक्चुअल में यहाँ आके गिर गया। समझ में आ रही है बात। ये पॉइंट ले लिया बच्चों हमने बी, ये ले लेते हैं सी जहाँ से ये टूटा है, ठीक है। तो एक ट्राइंगल बन जाएगा बच्चों, राइट एंगल ट्राइंगल। और जैसे ही ये टॉप यहाँ गिरा, उसने बताया कि इसने एंगल बना लिया ग्राउंड के साथ 30 डिग्री का। इतना हमें समझ में आ गया। अब हमें करना क्या है, द डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ द ट्री टू द पॉइंट वेयर द टॉप टचेज द ग्राउंड इज 8 मीटर। जहाँ पर ये टॉप ग्राउंड को टच कर रहा है और ये जो पॉइंट है इसका बेस, इनके बीच का डिस्टेंस 8 मीटर का है, ऐसा क्वेश्चन में लिखा है। फिर आगे कह रहा है फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री। तो ये ट्री एक्चुअल में कितना बड़ा था, इसकी हाइट हमें निकालनी, ये पूरी हाइट निकालनी है तुम लोगों को, पूरी की पूरी हाइट, ठीक है।
अब बड़े ध्यान से समझना। चलो भाई, अब देखो कितना इंटरेस्टिंग चीज़ है। ये चीज़ जो है हमारे पास, टूटने से पहले ये ट्री ये था पूरा का पूरा ऐसे, यहाँ से लेके यहाँ तक का, ठीक है ना। टूटा तो इसका ये वाला हिस्सा इधर आके गिर गया। अब इसने हमें कहा है हाइट ऑफ द ट्री, से पूरे ट्री की हाइट निकलवानी है। यानी ये चाहता है कि मैं ये BC भी निकालूं और ये AC भी निकालूं, तभी तो AC में BC जोड़ने से पूरी हाइट आएगी। और बच्चों लेकिन AC तो यहाँ आके गिर चुका है। यानी अगर मैं इसको निकालूंगा और इसको भी निकालूंगा, फिर दोनों को ऐड कर दूंगा, तो मेरे पास ट्री की हाइट आ जाएगी। फील हो रही है बात? देख पा रहे हो इस चीज को? अगर मैं इसको भी निकालूं और इस हिस्से को भी निकालूं, दोनों को ऐड कर दूंगा, पूरे ट्री की हाइट आ जाएगी। Isn't it? अब इसी को करना है हमें काम को। तो सबसे पहले बच्चों इस ट्राइंगल को उठा लेते हैं और इसके अंदर इन ट्राइंगल ABC tan थीटा हम लोग यूज करते हैं। tan थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। tan थीटा यहाँ पर है 30 डिग्री का, 30 के सामने ये बच्चों हमारा परपेंडिकुलर है, ये नीचे बेस है और ये हमारी हाइपोटेन्यूज है। Isn't it? तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस CB अपॉन बेस 8। tan 30 की वैल्यू हमने रखी 1/√3 CB अपॉन 8। CB कितना बन गया? 8 अपॉन, चेक करो, 8/√3। सेव कर लो अपने पास, इक्वेशन नंबर 1 कह के छोड़ देना है। अब ये भी तो निकालना है, इन भाई साहब को कौन निकालेगा? तो ये जो है किसकी जगह पे बैठा हुआ है? हाइपोटेन्यूज की जगह पर। तो ऐसा रेशियो जिसमें हाइपोटेन्यूज आता हो और बच्चों एक ये वाली साइड जो हमें पता है यानी बेस आता हो, ऐसा रेशियो फटाफट से माइंड में लाओ अपने, जिसमें हाइपोटेन्यूज और बेस आता हो। तो भाई ऐसा रेशियो होता है कॉस, isn't it? यूजिंग कॉस थीटा। कॉस थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। थीटा है 30 डिग्री, बेस है बच्चों 8 और हाइपोटेन्यूज कितनी है? CA। यहां पर हम लिख देंगे CA, ठीक है। कॉस 30 क्या होता है? याद होनी चाहिए वैल्यूज, √3/2 होता है, इज इक्वल्स टू 8/, CA कितना आ गया? 16/√3। चेक करो, CA आ गया 16/√3, इक्वेशन नंबर 2। अब क्या करेंगे? पूरे ट्री की हाइट चाहिए तो CB में CA को ऐड कर देंगे, बात बन जाएगी। तो एडिंग फर्स्ट एंड सेकंड हाइट ऑफ ट्री इज इक्वल्स टू आ जाएगी 8/√3 प्लस 16/√3, 24/√3। बचपन से सिखाया है, बचपन से क्या 9th से सिखाया है कि √3 से रेशनलाइज यहाँ पर करना पड़ेगा हमें इसको, क्योंकि डिनोमिनेटर में रूट है। तो बच्चों यहाँ पर क्या बना? 24√3/√3 इंटू √3, 3 हो गया, कैंसिल किया। आंसर कितना बनता है? 8√3। ठीक है, आधा मार्क्स कटेगा। क्यों? क्योंकि यूनिट लगाना भूल गए, तो यूनिट जरूर लगा देंगे, मीटर। ये हो गया आंसर। इस तरह से बच्चों क्वेश्चन को लिखेंगे। तो वीडियो को करेंगे पॉज, सॉल्यूशन को करेंगे नोट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। चलो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 7। बहुत ध्यान से पढ़ो और फिगर बनाने की कोशिश करो। वीडियो को पॉज कर दो, वीडियो को पॉज करके एक बार फिगर को बनाने की कोशिश करो, क्वेश्चन ध्यान से पढ़ के, फिर देखो ठीक बनाई कि नहीं। तो 7th क्वेश्चन में बच्चों, फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड, ग्राउंड पर पॉइंट लिया, ग्राउंड, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम एंड टॉप ऑफ अ ट्रांसमिशन टावर फिक्स्ड एट द टॉप ऑफ अ 20 मीटर हाई बिल्डिंग। एक बिल्डिंग है, 20 मीटर ऊंची है, ये ऊंची है बिल्डिंग, 20 मीटर ऊंची है, ठीक है। ये PAB और इसके ऊपर एक टावर लगा हुआ है। चेक करो, ऐसा ही कह रहा है क्वेश्चन में, ट्रांसमिशन टावर बिल्डिंग के ऊपर। ये हो गया हमारा टावर BC। अब इस पॉइंट से
टावर के टॉप को देखा, ये देख लिया, और टावर के बॉटम को भी देखा, ये देख लिया। तो एंगल बन गए दो, एक तो ये बन गया पूरा बड़े वाला एंगल, और एक ये बन गया आगे छोटे वाला एंगल। कितने कितने के बन गए? 45 और 60। तो बच्चों जो ज़्यादा फेस उठाना पड़ता है ऊपर वाला बड़ा बनेगा, तो ये जो है ये है हमारा 60 डिग्री, और जो छोटे वाला है वो कितने हैं? 45 डिग्री का। फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। तो इसको मान लेते हैं स्मॉल एच, ये स्मॉल एच हमें निकालना है। ठीक, और क्या दिया हुआ है? और क्वेश्चन में हमें कुछ भी नहीं दिया है। बस चलो सॉल्व करेंगे फटाफट से। 45 डिग्री हमें मिला, तो इसी में पहले चलेंगे इन ट्राइंगल पी बी ए, tan 45। अब थोड़ा डायरेक्ट हम क्वेश्चंस को करेंगे। tan लगाया, परपेंडिकुलर यानी बी ए अपॉन बेस है बच्चों पी ए, चेक करो। तो यहाँ से tan 45 1 होता है, बी ए है 20, बेस पी ए, तो पी ए आ गई झट से 20 मीटर्स, पी ए निकल के आ गई। ठीक है, ये फ़ायदा होता है 45 डिग्री में पहले काम करने का, एक आंसर तुरंत आता है। अब 60 डिग्री वाले में चलो, इन ट्राइंगल पी सी ए यूजिंग tan थीटा अगेन। tan का ही काम है बच्चों, ये निकालनी है इधर की चीज़ें, ये पता है, या ये निकालनी है वो पता है, इसकी तो ज़रूरत ही कभी कभी पड़ती है हाइपोटेन्यूज की। मोस्टली क्वेश्चंस के अंदर tan ही लगता है, मैंने बताया। तो tan 60 सी बी माने h प्लस 20 है ना, ये h है, ये 20 है, दोनों को ऐड करेंगे, ऊपर रख देंगे परपेंडिकुलर की जगह, अपॉन में बेस पी ए। tan 60 बच्चों होता है √3, h प्लस 20 ये आ गया, पी ए देखो यहाँ पर 20 है, 20 डाल दिया हमने फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन। सॉल्व किया, √3 इंटू 20, h प्लस 20, और बड़े ही करीब हैं हम अपने आंसर के, h इज इक्वल्स टू इधर आ जाएगा 20 √3 माइनस 1 मीटर। ये बच्चों आंसर हो गया, टावर की हाइट आ गई। तो वीडियो को करेंगे पॉज, सॉल्यूशन को करेंगे नोट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, इसमें एक बड़ा जबरदस्त कंसेप्ट हमारा क्लियर होगा, ध्यान देना। 9th में एक बिल्डिंग है और एक टावर है, एक बिल्डिंग है और एक हमारे पास टावर है। अब तुम लोग कहोगे सर आपने टावर को क्यों ऊंचा बनाया? मैंने टावर को यहाँ बड़ा बनाया है बिल्डिंग से, बिल्डिंग छोटी दिखाई है ए बी, और टावर को बड़ा कर दिया है सी डी को। अब यही चीज, यही कंसेप्ट है, बस यहाँ जो इंटरेस्टिंग है समझने का है कि टावर को ऊंचा क्यों बनाया। तो बच्चों क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ोगे तब ये चीज क्लियर होगी। क्वेश्चन में लिखा है एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर। टावर के फुट से बिल्डिंग के टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन, ये गया लाइन, कितना बन रहा है? 30 डिग्री का, isn't it? 30 डिग्री। एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम द फुट ऑफ द बिल्डिंग इज 60 डिग्री। बिल्डिंग के फुट से टावर के टॉप को जब देख रहे हो तो एंगल ऑफ एलिवेशन जो बन रहा है वो 60 डिग्री का बन रहा है। अब तुम मुझे खुद बताओ ये चीज, जब मैं टावर के टॉप को देख रहा हूं तो 60 डिग्री का एंगल आ रहा है, और जब बिल्डिंग के टॉप को देख रहा हूं तो केवल 30 डिग्री का एंगल आ रहा है। तो कौन बड़ा है? टावर बड़ा है कि बिल्डिंग बड़ी है? जो चीज ज्यादा ऊंची होगी उसी का तो एंगल ज्यादा बनेगा। इसलिए क्वेश्चन को जब पूरा पढ़ोगे तो अपने आप समझ में आ जाएगा कि लेंथ किसकी बड़ी रखनी है, हाइट किसकी ज्यादा है, बिल्डिंग की कि टावर की। तो बच्चों टावर का टॉप का एंगल ज्यादा बनता है, इसलिए 60 डिग्री है कि इसलिए टावर ऊंचा है, और बिल्डिंग के टॉप का एंगल कम बन रहा है 30, इसलिए वो हम छोटी बनाएंगे। यही इस क्वेश्चन की मेन चीज थी। ये जिसके समझ में आ गई उसके फिगर समझ में आ जाएगी। क्लियर? चलो आगे चलते हैं, हम क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं। आगे लिखा हुआ है यस, इफ द टावर इज 50 मीटर हाई फाइंड द हाइट ऑफ द बिल्डिंग। टावर की हाइट बता दी है 50 मीटर ऊंचा, बिल्डिंग की हाइट निकालनी है, लेट इट बी कैपिटल एच। और कुछ क्वेश्चन में हमें नहीं दिया है, तो इन ट्राइंगल लिख लेते हैं, हमें निकालनी है बिल्डिंग की हाइट, बिल्डिंग की हाइट इन ट्राइंगल डी सी बी।
यूजिंग tan थीटा। tan थीटा लगाएंगे, देखो परपेंडिकुलर यानी 50 अपॉन बेस यानी BC। तो यहीं पे थीटा भी पहले ही डाल देते हैं, 60 डिग्री का है। तो बच्चों tan 60 कितना होता है, √3 50 अपॉन BC। BC कितना आ गया, 50 अपॉन √3। स्टोर कर लिया हमने, सेव कर लिया अपने पास, इक्वेशन नंबर 1 यहाँ तक हो गया। अब आगे देखो नेक्स्ट ट्रायंगल में चलो, बस कुछ भी नहीं करना। इन ट्रायंगल ABC देखो, तुम लोग नोटिस कर रहे होंगे हर क्वेश्चन में यही चल रहा है, पहले एक ट्रायंगल में लगाओ tan ही लग रहा है, फिर दूसरे में जाके उसमें भी tan लगाओ, फिर कंपेयर कर लो, आंसर आ जाएगा। तो बच्चों मेन जान जो है वो फिगर है, जिसने फिगर ठीक बनाई इस क्वेश्चन की उनके आंसर अपने आप निकलने लगेंगे। आगे तो फिर सेम ही प्रोसेस है सब लगभग हर क्वेश्चन में, एक इक्का दुक्का आएगा भी, बड़े इंटरेस्टिंग क्वेश्चन भी है इसके अंदर। एनसीईआरटी में तो इतने इंटरेस्टिंग नहीं है, लास्ट में आएंगे एक दो अलग 15 16, लेकिन आरटी में कुछ अच्छे दिए हैं, आरएस में कुछ अच्छे दिए हैं। और बच्चों शीट जो मैं डालूंगा टेलीग्राम पे उसमें बेस्ट क्वेश्चन मिलेंगे तुम्हें, अलग तरह की वैरायटी के क्वेश्चंस, तब तुम्हारा थोड़ा माइंड खुलेगा कि हाइट्स एंड डिस्टेंसेस में भी कुछ होता है। तो उसको हम करेंगे टेलीग्राम के थ्रू। अभी यहाँ ABC में हम आ गए थे, ABC में tan हमने लगाया, tan 30 परपेंडिकुलर माने AB जो कि H है, और बेस माने BC। tan 30 बच्चों 1/√3 वैल्यू रखी, H/BC मल्टीप्लाई कर दिया, तो BC बन गई H√3। चेक करो BC की वैल्यू यहाँ से यहाँ पुट कर दो, 50/√3 इज इक्वल्स टू H√3। कहाँ से लिखा, यूजिंग इक्वेशन 1 का यूज़ करके हमने BC की जगह डाल दी। देखो बच्चों ये उधर चला जाएगा, तो 50 इज इक्वल्स टू H√3 इंटू √3, यानी कि 50 इज इक्वल्स टू 3 टाइम्स ऑफ H, यानी कि H कितना आ गया 50/3 मीटर्स। ये बिल्डिंग की हाइट हमारे पास आ गई, ये इसका आंसर है। ठीक है, तो वीडियो को करेंगे पॉज, सॉल्यूशन करेंगे नोट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। ये क्वेश्चन भी बोर्ड के अंदर पहले पूछा जा चुका है। 2 पोल्स ऑफ इक्वल हाइट्स आर स्टैंडिंग अपोजिट टू ईच अदर। बड़ा बढ़िया क्वेश्चन है, इसमें भी एक बढ़िया सा कंसेप्ट हमें समझ में आएगा, थोड़ा सोचने समझने की क्षमता और ज़्यादा हमारी बढ़ेगी। देखो ध्यान दो, क्वेश्चन को पहले अच्छे से पढ़ा करो, तब वो अच्छे से समझ में आएगा। एनसीईआरटी सामने ही ओपन करके रखनी है, वैसे तो क्वेश्चन स्क्रीन पे भी दिखाई देता रहता है, पर फिर भी अपनी किताब होनी चाहिए तो ज़्यादा फील आती है। सो 2 पोल्स ऑफ इक्वल हाइट्स आर स्टैंडिंग अपोजिट टू ईच अदर, यानी एक पोल यहाँ खड़ा करो और बिल्कुल इसकी ही जितनी हाइट का इधर रख दिया, ये बना दिया हमने ग्राउंड। इसने कहा है इक्वल हाइट्स, ध्यान दो, तो इसकी हाइट अगर h है तो इसकी हाइट भी बच्चों h लेनी है। नामकरण करो इनका, A, B, C और D। फिर आगे क्या हो रहा है, विच इज़ 80 मीटर वाइड। रोड बताई इन्होंने कि ये रोड की जो विड्थ है वो 80 मीटर की है, ये लिख दिया। रोड है ना तो रोड लिखते हैं, ज़्यादा बढ़िया रहेगा, रोड सड़क। और बच्चों ये पोल्स हैं, एक ये हो गया पोल 1 और ये हो गया हमारा पोल 2। दोनों की हाइट बिल्कुल बराबर है, इक्वल है, H और H। From a point between them on the road, the angle of elevation of the top of the poles are 60 डिग्री and 30 डिग्री। ये पॉइंट समझने का है। अब रोड के बीच में एक पॉइंट है, कहीं पर, कहीं पे भी हो सकता है रोड के बीच में, अब ज़रूरी नहीं है वो ठीक बीच में ही है। अच्छा, ये चीज़ हमें कैसे पता लगती है, अब ये जो चीज़ समझ गया ना जो बाद में अब बोल रहा हूँ, उसके क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा। मैं पॉइंट को बिल्कुल बीच में मान के नहीं चलूँगा, पॉइंट को मैं यहाँ ले रहा हूँ, ठीक है, इसको नाम लिख देते हैं पॉइंट P, ये हमने यहाँ पर ले लिया। इस पॉइंट P से जब हम इस पोल के टॉप को देख रहे हैं, एक एंगल बनेगा, और इसी पॉइंट P से इस पोल के टॉप को देखेंगे, दूसरा एंगल बनेगा। एक एंगल 60 डिग्री बन रहा है, एक एंगल 30 डिग्री बन रहा है। बच्चों अगर ये पॉइंट ठीक बीच में होता है, इस बात पे ध्यान देना, अगर पॉइंट ठीक बीच में होता तो एंगल इक्वल ना बनते, फिर वो हमें क्या कहता, दोनों सेम है 30 30 या 60 60,
उसने कहा एक 30 है एक 60 है, इसका मतलब ये पॉइंट ठीक बीच में नहीं है। समझ में आई बात? क्योंकि बच्चों हाइट तो दोनों पोल की सेम ही है बिल्कुल, तो अगर पॉइंट बीच में होगा तो एंगल इक्वल बनेंगे ना, लेकिन एंगल इक्वल नहीं है। इसका मतलब क्या है कि ये पॉइंट बीच में नहीं है बल्कि थोड़ा इधर उधर हुआ है। फील हो पा रही है बात? ये समझ में आनी चाहिए। अच्छा, अब दो एंगल है, एक 30 एक 60, तो 30 यहां लिखूं कि यहां पर लिखूं? कैसे सेट करें? 30 यहां आएगा कि यहां आएगा, 60 यहां आएगा कि यहां आएगा, किस हिसाब से ये चीज चलेगी बता सकते हो? वही अपना सिंपल तरीका जो मैंने स्टार्टिंग के क्वेश्चंस में बताया, जितना हम बच्चों ऑब्जेक्ट के पास रहेंगे उतना एंगल ज्यादा बनेगा। अगर मैं टावर के ज्यादा पास जाऊंगा तो मुझे फेस को ज्यादा उठाना पड़ेगा, एंगल ज्यादा बनेगा। तो अब तुम मुझे बता सकते हो 60 डिग्री लेफ्ट में आएगा, सॉरी राइट में आएगा कि लेफ्ट में आएगा? 60 डिग्री यहाँ पे आएगा डीसी की तरफ कि 60 डिग्री ए बी की तरफ आएगा? यहाँ आना चाहिए कि नहीं? ठीक है ना, फील हो रही है बात? जिसको ये क्लियर हो गया भाई मजा आ जाएगा। तो ये 60 यहाँ आएगा, यानी कि 30 भाई साहब इधर आने वाले हैं, तो 30 को हम लोग यहाँ लिख देते हैं, ये हुआ 30। क्लियर है पूरा क्वेश्चन? ये पॉइंट हमारा हो गया पी। तो बच्चों यही कंसेप्ट है इस क्वेश्चन के, आगे कुछ नहीं, आगे तो बस इधर उधर हमें करना है। ये समझ में आनी चाहिए थी बात। अब चलो आगे, अब एक छोटा सा काम करते हैं, इसको हम ले लेते हैं x, तो BP कितनी हो जाएगी 80 माइनस एक्स, क्योंकि बच्चों पूरी तो 80 है ना, 80 इतना हिस्सा हमने x ले लिया PC, तो ये बचा हुआ 80 माइनस एक्स आ गया। अब चलो इस ट्राइंगल में, इन ट्राइंगल ABP tan 30 लगाओ, परपेंडिकुलर यानी कैपिटल H, बेस यानी 80 माइनस एक्स, चेक करो। तो यहाँ से हमारे पास बना tan 30 होता है 1/√3 H अपॉन 80 माइनस एक्स, क्रॉस मल्टीप्लाई √3H इज इक्वल्स टू 80 माइनस एक्स। तो यहाँ से बच्चों x आ जाएगा, x इज इक्वल्स टू 80 माइनस √3 टाइम्स ऑफ h। ये अपने पास सेव कर लो, इक्वेशन नंबर 1 बन गई। क्लियर है? अब दूसरे ट्राइंगल में 60 डिग्री वाले में चलेंगे, तो इन ट्राइंगल DCP, नाम जो DCP भाई वाह, तो ट्राइंगल DCP tan 60 डिग्री H अपॉन एक्स, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, tan 60 √3 H अपॉन एक्स हुआ, यहाँ से भी मैं x ही निकाल रहा हूँ, H अपॉन √3 मेरे पास, यहाँ से भी x की वैल्यू आ गई। क्वेश्चन नंबर 2, देखो बच्चों ये भी x की वैल्यू, ये भी x की वैल्यू, दोनों को कंपेयर कर देंगे। ठीक है, तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड हमारे पास बनता है 80 माइनस √3H इज इक्वल्स टू H अपॉन √3, क्रॉस मल्टीप्लाई किया 80 माइनस √3H इंटू √3 इज इक्वल्स टू, तो 80 √3 माइनस 3H इज इक्वल्स टू H, तो 80 √3 इज इक्वल्स टू 4H, यानी कि H आ जाएगा, 4 डिवाइड करेगा इसको इधर आगे, 20 √3, चेक कर लो। ये बच्चों कैपिटल H आ गई, कैपिटल H माने ये वाली चीज, बिल्डिंग की पोल की हाइट आ गई हमारे पास। इतना काम हो गया, और क्या कहा है उसने चेक कर लो। अच्छा, इस चीज का सभी ध्यान रखना, कई बार बोर्ड के अंदर क्या होता है कि एक क्वेश्चन के अंदर एक से ज़्यादा क्वेश्चन होते हैं एक्चुअली में, यानी सपोज यहाँ पर हमें ये भी कहे कि पोल की हाइट भी निकालनी है और ये डिस्टेंस भी कहे कि पॉइंट P का इससे कितना डिस्टेंस है, पॉइंट P का इससे कितना डिस्टेंस है, तो मतलब एक से ज़्यादा क्वेश्चन हो गए ना ये क्वेश्चन में। तो जल्दी जल्दी में क्या होता है, बच्चे एक को तो कराए, इतना सॉल्व कर दिया ये एक चीज़ यहाँ पर, और आगे का ध्यान ही नहीं दिया, तो भाई ये सबसे बुरी चीज़ लगती है, उस पर मार्क्स डिडक्ट होने ही होने हैं। तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ा करो। अब जैसे यहाँ हम क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ें तो लिखा है फाइंड द हाइट ऑफ द पोल्स, तो पोल की हाइट तो हमने निकाल दी, फिर आगे लिखा है द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट्स फ्रॉम द पोल्स, है ना, वही वाली बात है। तो यहाँ पर इसने कहा है कि इस पॉइंट P का इन दोनों पोल से कितना डिस्टेंस है, ये भी निकालना है और ये भी बच्चों निकालना है। ये दो आंसर हो आएंगे, तो आगे बढ़ते हैं। तो ये x निकालेंगे और फिर 80 माइनस एक्स तो अपने आप आ जाएगा। तो x के लिए इसको पुट कर देंगे हम इसके अंदर, यहाँ इस इक्वेशन में, यूजिंग इक्वेशन सेकंड, x इज एक्चुअली इक्वल टू h अपॉन √3, यानी कि h बच्चों 20 √3 आया अपॉन √3, कैंसिल हो गया, 20 मीटर आ गया। ठीक है ना, एक आंसर ये हो गया। ये बच्चों क्या आया, ये x, यानी पोल नंबर 2 का
पॉइंट पी से कितना डिस्टेंस है वो आ गया। अब ये निकाल लो, क्या दिक्कत है। तो एंड पी बी इज इक्वल्स टू 80 माइनस एक्स है, तो 80 माइनस 20 यानी कि बच्चों 60 मीटर एक डिस्टेंस हमारा ये आ गया। 3 आंसर निकलेंगे तब पूरे मार्क्स इस क्वेश्चन में तुम लोगों को मिलेंगे। ठीक, चलो तो वीडियो को करेंगे पॉज, सॉल्यूशन को करेंगे नोट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। तो 13 में कह रहा है एज ऑब्जर्व फ्रॉम द टॉप ऑफ अ 75 मीटर लाइट हाउस फ्रॉम द सी लेवल द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ 2 ships आर 30 डिग्री एंड 45 डिग्री। If one ship is exactly behind the other on the same side of the lighthouse, find the distance between the 2 ships। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। देखो क्या होता है बच्चों, अगर कभी तुम में से कोई समुद्र के आसपास गया हो या गोवा वगैरह में कोई गया हो, नहीं भी गया हो तो कहीं टीवी वगैरह में पिक्चर में देखा होगा, लाइट हाउस होते हैं, है ना, जो अधिकतर, जैसे एक पिक्चर आई थी भूतनाथ अमिताभ बच्चन की, आई थिंक वही थी, तो उसमें एक लाइट हाउस बना हुआ था, खूब बड़ा सा, डरावना होता है वो, डरावना तो नहीं होता है लेकिन उसमें उसको डरावना दिखाया, तो वो कुछ इस तरह का होता है, इस तरह से काफ़ी बड़ा सा, और यहाँ ऊपर उस पर लाइट लगी होती है, इस जगह पे सर्च लाइट होती है, वो खूब बड़ी लाइट होती है। तो जो समुद्र है हमारा, उसमें इस लाइट से हम पूरे समुद्र पर नज़र रख सकते हैं, आसपास आने वाली बोट्स पर या कोई चीज़ कोई भी आ रहा है वो हमें दिखती रहती है, लाइट घूमती रहती है, खूब तेज़ होती है लाइट, हमें दिखता रहता है ना, याद आया। तो सेम वही सिचुएशन है यार। तो एक लाइट हाउस है बच्चों, तो हम ऐसे तो नहीं बनाएंगे, हम एक सिंपल लाइन के थ्रू बनाएंगे। ये हमने बनाया लाइट हाउस, और ये हो गया हमारा यहाँ पर सी। ठीक, तो यहाँ लिख देते हैं इसको, ये है लाइट हाउस, और इधर हो गई सी। अब लाइट हाउस के टॉप से, क्योंकि यहीं पे तो लाइट है ना, तो यहाँ से ऑब्जर्व कर रहे हैं हम लोग पॉइंट ए से। हमने देखा कि एक बोट है, शिप है, शिप का है इसने, यस, शिप वन, यहां से इसको देखा, दिखाई दिया हमें इसको। फिर एक और शिप है, शिप 2, 2 शिप हमने दिखी वहां से। अब इसमें इंपॉर्टेंट एक लाइन आ रही है, बिल्कुल लास्ट में लिखा हुआ है सेम साइड ऑफ द लाइट हाउस, इस पे ध्यान दो। सेम साइड, सेम क्वेश्चन जो है पेपर में अपोजिट साइड का भी आ जाता है। अपोजिट साइड के में कैसे बनाओगे इस फिगर को, ये लाइट हाउस हुआ, एक शिप इधर बनेगी और एक शिप इधर बनेगी। नोट कर लेना ये वाला केस। ऐसे केस में क्या लिखा आएगा, अपोजिट साइड लिखा आएगा बच्चों। तो ये लाइट हाउस है, एक इसके इधर तो दूसरी उधर, अपोजिट साइड्स में। ठीक है, यहां पर लिखा हुआ है क्वेश्चन में सेम साइड, यानी दोनों एक ही तरफ, ये इधर दूसरी भी उधर ही, ठीक उसके पीछे। ऐसे बनाएंगे फिगर को। 90 मिला। अब उसने लिखा है एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहे हैं, क्वेश्चन में ध्यान दो, द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ 2 शिप्स। अब बड़ी इंपॉर्टेंट बात मैं बता रहा हूं यहाँ, किसी क्वेश्चन में अगर लिखा हो एंगल ऑफ डिप्रेशन, तो तुम्हें एंगल ऑफ डिप्रेशन बना के दिखाने पड़ेंगे, शो करने पड़ेंगे। कुछ बच्चे डायरेक्ट इस क्वेश्चन में ऐसे कर देंगे, यहाँ लिख देंगे 30 और यहाँ लिख देंगे 45, क्वेश्चन आगे करना शुरू कर देंगे। 100% बच्चों फिगर पे मार्क्स कर सकते हैं, तुम लोगों के ध्यान देना, क्योंकि तुमने यहाँ एंगल ऑफ डिप्रेशन शो नहीं किए हैं, मार्क्स कट जाएंगे। उसने कहा है एंगल ऑफ डिप्रेशन, तो यहाँ से तुम्हें एक हॉरिजॉन्टल बनानी पड़ेगी ऐसे, और ये एंगल दिखाना पड़ेगा सबसे पहले, कितना 30 डिग्री का, और एक ये एंगल पूरा का पूरा, ये कितना दिखाना पड़ेगा 45 डिग्री का। ये डिप्रेशन वाले एंगल दिखाने पड़ेंगे, शो करने पड़ेंगे। फिर बाद में हम हॉरिजॉन्टल है, पैरेलल है, तो अल्टरनेट एंगल से, ये 30 है तो ये 30 है, बाद में होगा। ये 40 है, 45 है तो ये वाला 45, ये बाद में दिखाएंगे हम ऐसे करके। फिर आगे क्वेश्चन हम कैसे भी चलाएं, ये दिखाने जरूरी हैं, बस इनके मार्क्स हैं पेपर के अंदर, ध्यान रखना। आगे देखते हैं, बस और कुछ भी नहीं कहा है। 75 मीटर ये दिया हुआ है हमें, ऊंचाई है इसकी, और डिस्टेंस बिटवीन 2 शिप्स। चलो दोनों शिप के बीच का डिस्टेंस ये निकालना है हमें, तो लेट इट बी x, जो हमें निकालना है x हमारा टारगेट है, दोनों शिप के बीच का डिस्टेंस। बाकी नामकरण करें, A B C D। 45 आ गया, मज़े आ गए। 45 वाले में चलो सबसे पहले इन ट्राइंगल ACB,
हो रहा है विजिबल, ए सी बी, tan 45 परपेंडिकुलर ए बी यानी कि 75, बेस बी सी, tan 45 1 होता है, बी सी इधर गया, झट से बी सी निकल के आएगा 75 मीटर। ये फ़ायदा होता है 45 वाले ट्राइंगल का। अब बच्चों दूसरे ट्राइंगल में ए बी डी, तो नाउ इन ट्राइंगल ए बी डी, ठीक है, tan 30 आगे परपेंडिकुलर माने 75, और बेस क्या है अब यहाँ पे, बी सी प्लस सी डी, पूरा बेस लेंगे, बी सी निकाली हुई है 75, अभी रखेंगे पहले बी सी प्लस एक्स, ये रख देते हैं। tan 30 होता है 1/√3, 75/BC प्लस एक्स। तुम लोग नोटिस कर रहे हो कि हर क्वेश्चन में वैल्यू डालनी पड़ती है हमें, तो इसलिए वैल्यू याद कर लेना, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, BC प्लस एक्स इज इक्वल टू 75√3, BC कितना है 75 निकाला हुआ है, अब रखेंगे इसको यहाँ पे, प्लस एक्स इज इक्वल टू 75, बस भाई आंसर आने ही वाला है 75√3 माइनस 75, चेक करो ये बन जाएगी बात। तो यहाँ पर फाइनली x हमारे पास कितना हो गया, 75 हमने कॉमन लिया, √3 माइनस 1 मीटर्स, ये हमारा बच्चों आंसर हो गया, दोनों शिप के बीच का डिस्टेंस हो गया। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को हमें करना है। आई होप सभी को क्लियर हो गया होगा। तो आगे देखते हैं एनसीईआरटी में हम लोग नेक्स्ट। इसके बाद बच्चों मैंने जो मार्क कराए क्वेश्चन, वो क्वेश्चन नंबर 15 और 16 है। तो 15 और 16 को हम सेपरेटली एक अलग वीडियो के अंदर कवर करेंगे, आज की क्लास के लिए इतना ही रखते हैं। 15 और 16 थोड़े अलग तरह के भी क्वेश्चन हैं, तो उनको हम अलग से पूरी एक प्रॉपर वीडियो, डेडिकेटेड वीडियो उन दोनों क्वेश्चंस पे रहेगी, उनको हम वहाँ पे क्लियर करेंगे। ठीक है बच्चों, तो आई होप आज की क्लास में सब कुछ समझ में आ गया होगा। कोई डाउट है, कोई चीज़ है तो मुझे कमेंट में ज़रूर लिखो, ठीक है। और जो तुम्हारा काम है शेयर करने का वो ज़रूर कर दिया करो, बाद में तुम लोग भूल जाते हो। और टेलीग्राम पे शीट इसकी जल्दी ही मैं अपलोड करूँगा, DPP मिल जाएगी, उसको ज़रूर अच्छे से सॉल्व कर लेना है, ठीक। तो फिलहाल आज की वीडियो के लिए, आज के पार्ट के लिए रखते हैं इतना ही। मिलेंगे अगली क्लास के अंदर रात को ठीक 8 बजे। तब तक के लिए बढ़िया से तैयारी करते रहो। थैंक यू।